Hello everyone, welcome to Inspiration IS Daily News Analysis. Today is 28th June 2021 and we are going to discuss the important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज है, रिसेंटली अंटार्कटिक ट्रीटी का 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। एंड अंटार्कटिक ट्रीटी एक ऐसा ट्रीटी है जो एक पूरे कॉन्टिनेंट को गवर्न करता है पिछले 60 सालों से। क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए, द अंटार्कटिक ट्रीटी रिमेन्स द ओनली एग्जाम्पल ऑफ सिंगल ट्रीटी दैट गवर्न्स ए होल कॉन्टिनेंट, and it is also the foundation of a rule based international order for a continent without a permanent populations। जैसे कि आपको मालूम होगा, अंटार्कटिका में किसी भी तरह का परमानेंट पॉपुलेशंस नहीं है, और परमानेंट पॉपुलेशन ना होने के बावजूद इस कॉन्टिनेंट में एक ट्रीटी पिछले 60 सालों से चली आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में अगर समझा जाए तो अंटार्कटिक ट्रीटी साइन किया था 12 कंट्रीज ने वॉशिंगटन में 1 दिसंबर 1959 को, ताकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को एक डीमिलिटराइज जोन बनाया जा सके, जो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होगा, ना ही किसी और कोई काम के लिए। यहाँ पर किसी भी तरह का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, ना ही कोई कंट्रीज यहाँ पर किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करेंगे, और ना ही किसी तरह का यहाँ पर माइनिंग हो सकेगा। जो 12 ओरिजिनल जो सिग्नेटरीज थे अंटार्कटिक ट्रीटी की, वो थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए। उस समय रशिया नहीं था, यूएसएसआर था। एंड दिस ट्रीटी एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1961। अंटार्कटिका को बोला जाता है कि वैसे सारे रीजन जो 60 डिग्री साउथ के अंदर में जितने रीजन आते हैं, वो सारे अंटार्कटिका के अंदर, जैसे ये आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, 60 डिग्री साउथ के तहत जो भी रीजन इसके अंदर में आता है, ये सारे क्या होते हैं आपके अंटार्कटिका के अंदर में आता है। रिसेंटली एन इनॉर्मस आइसबर्ग A76, हमने डीएनए में कवर किया था A76 के बारे में। तो A76 कार्व्ड आउट हुआ था वेस्टर्न साइड ऑफ द रॉन आइस शेल्फ से, एंड जिसके चलते वो ऑलमोस्ट लार्ज पार्ट ऑफ आइस चंक निकल के आ गया था। ये शो करता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसमें रिसेंट मेंबर्स की अगर बात किया जाए तो देयर आर 54 पार्टीज, एंड इंडिया भी इसका मेंबर है। 1983 में हमने मेंबरशिप लिया था। अंटार्कटिक ट्रीटी के अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो ये ब्यूनस आयर्स में है, अर्जेंटीना। मेजर प्रोविजन क्या है इस ट्रीटी से रिलेटेड? दिस ट्रीटी हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। Continent can be used only for peaceful purposes. Total ban on military activities, nuclear tests and disposal of radioactive waste. Neutralizing territorial sovereignty, किसी भी तरह का टेरिटोरियल सोवरेनिटी यहाँ पर नहीं रहेगी, या जो भी टेरिटोरियल क्लेम है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, उससे ना ही उसको बढ़ाया जाएगा ना ही उसको घटाया जाएगा। नेक्स्ट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस अगर देखा जाए तो देयर हैज बीन अ टेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अर्जेंटीना और यूके के बीच में कहीं ना कहीं टेंशन रहता है हमेशा इस अंटार्कटिका को लेकर, and उनके overlapping claims हैं। However, a key reason why the treaty has been able to survive has been its ability to evolve through a number of additional conventions and other legal protocols।
ये जो ट्रीटी है आमतौर पे इसलिए भी सरवाइव कर रहा है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को इंक्लूड किया है, जिसके चलते वो ट्रीटी ऑब्सोलेट नहीं हो गया है। नेक्स्ट, this has been dealt with the conservation of marine living resources, prohibitions on mining, and adoptions of comprehensive environmental protection mechanisms. Next, any dispute has arisen over the year may have been addressed through the expansion of the treaty framework. With this agreement, this framework is now referred as the Antarctic Treaty System. अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो उसके लिए एक नया कन्वेंशंस ऐड कर लिया जाता है, and by adding all these conventions since last 60 years, it led to the formation of a whole Antarctic Treaty System. समझते हैं आखिर ये होल अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम है क्या। देखिए, अगर बोला जाए तो इट इज ए होल कॉम्प्लेक्स ऑफ अरेंजमेंट्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग रिलेशंस अमंग स्टेट्स इन द अंटार्कटिक। Its purpose is to ensure in the interest of all mankind that Antarctica shall continue forever to be used exclusively for peaceful purposes and shall not become the scene or object of the international discord. It is a global achievement and has been a hallmark of international cooperation for more than 50 years. And this agreement are legally binding and purpose-built for the unique geographical, environmental, and political characteristics of the Antarctica and form a robust international governance framework for this region. ये जो ट्रीटी है एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है और कोई इसको तोड़ नहीं सकता। दूसरा, इस मेजर अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम में बहुत सारे कन्वेंशंस इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि पहला जो है 1959 का अंटार्कटिक ट्रीटी इटसेल्फ, दूसरा 1972 का कन्वेंशंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील से रिलेटेड एक कन्वेंशंस था, अंटार्कटिक सील्स के उनको कंजर्व करने के लिए था। 1980 का कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड 1991 का जो प्रोटोकॉल था इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। तो ये कुछ कन्वेंशंस मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के अंदर में इंक्लूड किया गया है। And due to this Antarctic region is becoming is safe and it is basically used for the scientific purposes. आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली असम में पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट्स को ग्रो कराया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है असम के लिए एज वेल एज फॉर टू द होल नॉर्थ ईस्ट एंड स्पेसिफिकली फॉर द रबर कल्टिवेटिंग फार्मर्स। देखिए, रबर जो है एक तरह का ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में या इक्वेटोरियल रीजन्स में ये ग्रो करने वाला क्रॉप्स है, और इसको अगर नॉर्थ ईस्ट जो एक थोड़ा टेम्परेट और ठंड इलाका टाइप का है वहाँ पर ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट क्योंकि इंडिया के प्रोडक्शंस में कॉपर रबर प्रोडक्शंस में नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर रबर प्लांटेशन को अच्छी तरह से ग्रो कराया जाए जो विंटर सीजन में भी ग्रो करे, और उसके लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट्स को लगाया गया है। क्या है ये न्यूज़, थोड़ा समझते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड, फर्स्ट ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट्स है, डेवलप्ड बाय रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज प्लांटेड इन असम। The rubber plant is the first of its kind, developed exclusively for these regions and is expected to grow well under the climatic condition of the mountainous northeast region. उसको इस तरह से बनाया ही गया है, इसमें कुछ ऐसे जीन को ऐड किया गया है जो इस हार्श कंडीशंस को सपोर्ट कर सके। जीएम रबर की अगर बात किया जाए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी ये अलाउ कर किया है, मतलब बाय यूजिंग जेनेटिकल जीएम मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी हियर जीन हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, और ये जो जीन है वो है MnSOD और इसको बोलते हैं मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये एक ऐसा जीन है विच हेल्प प्लांट्स टू टाइड ओवर द सीवियर कोल्ड कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी शायद पूछ सकता है जीन MnSOD के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा जीन है जो हेल्प करता है प्लांट को सीवियर कोल्ड कंडीशन को झेलने में। दूसरा, MnSOD gene has the ability to protect plants from the adverse effect of severe weather environmental stress such as cold and drought.
एंड नीड क्या है, जरूरत क्या है इस जीन को लाने का? देखिए सबसे बड़ी जरूरत ये है कि नेचुरल रबर इज अ नेटिव ऑफ वार्म ह्यूमिड अमेजन फॉरेस्ट एंड इज नॉट नेचुरली सुटेड फॉर द कोल्ड कंडीशंस इन द नॉर्थ ईस्ट विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रबर इन इंडिया। ये इंडिया का लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग रीजन है। तो हम लोग पूरे विंटर सीजन में हमारा कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं होता था इधर में। तो इसके लिए अगर ये ग्रो कराया जाएगा, अगर ये नेचुरल रबर ग्रो यहाँ होता है तो हमारे जो फार्मर्स है उनको सपोर्ट मिलेगा and the growth of or in return we will gain a large amount of crops. In the growth of young rubber plant remains suspended during the winter months which are also characterized by a progressive drying of the soil. This is the reason for the long immaturity period of this crop in this region, जिसके चलते लॉन्ग पूरे विंटर सीजन में यहाँ पर किसी भी तरह के क्रॉप्स ग्रो नहीं होता था। आगे अगर देखा जाए नेचुरल रबर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप है और रबर बेसिकली लेटेक्स से बनता है। ये जो लेटेक्स आपको दिख रहा होगा ये प्लांट्स में किया क्या जाता है कि प्लांट्स के बार्क में यहाँ पर एक चीरा कट लगाया जाता है और यहाँ पर एक कॉपर के नली बांध दी जाती है और यहाँ पर एक कप लगा दिया जाता है। ये लेटेक्स यहाँ पर पोर करके इसमें गिरता है, ये जो कप है ना इसमें अंदर में रबर गिरता है और इसी लेटेक्स को यूज किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। यही है वो नेचुरल रबर। So rubber is made from the latex of a tree called Hevea brasiliensis and rubber is largely perceived as a strategic industrial raw materials and is accorded special status globally for the defense, national security and industrial development. दूसरे अगर बात किया जाए इट इज कंडीशंस जो होती है रबर के लिए, इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप्स बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज एंड बेसिकली टेम्परेचर इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए विथ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए एंड जो सॉइल जो होनी चाहिए वो रिच ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, तभी ये ग्रो कर पाएगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपको लेबर चीप मिले। अगर लेबर आपको चीप नहीं मिलेंगे तो इससे फिर इसकी ग्रोथ थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, प्लांटेशंस वगैरह में इसका प्रोसेसिंग में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इसके नेचुरल रबर के लिए। इंडिया की अगर बात किया जाए तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था रबर प्लांटेशन केरला के पेरियार के तट पे और इंडिया अभी रिसेंटली 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का। हम लोग सालाना 6,94,000 टन हम लोग प्रोड्यूस किए थे 2017-18 में। और अगर स्टेट की बात कर लिया तो केरला सबसे ज़्यादा, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका। गवर्नमेंट ने इस रबर प्लांटेशंस के लिए और भी इनिशिएटिव चालू किए हैं जैसे कि रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम एंड रबर ग्रुप प्लांटिंग स्कीम्स आर एग्जांपल फॉर गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव फॉर रबर। गवर्नमेंट इसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है इन प्लांटेशन ऑफ रबर, कॉफी, टी, कार्डेमन, पाम ऑयल ट्रीज एंड ऑलिव ऑयल ट्रीज। तो ये कुछ है। मेजर प्रोड्यूसर की अगर बात की जाए तो थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना एंड इंडिया। मेजर कंज्यूमर की अगर बात किया जाए तो इंडिया है, चाइना है, यूएसए, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो ये कुछ सिनेरियो है इंडियन रबर सीड का। आगे बढ़ते हैं। मिशन कर्मयोगी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर डीएम साहब है, एक भाई साहब को थप्पड़ लगा रहा है। यहाँ पर एक और डीएम साहब हैं, ये भी थप्पड़ लगा रहे हैं। अगरतला का ये इंसिडेंस है और ये जो रिसेंट हाल ही फिलहाल में एसपी है कुल्लू के, वो थप्पड़ लगा रहे हैं। वो तो सिक्योरिटी कोई मतलब सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी में जो पर्सनल इन्वॉल्व है उनको ही थप्पड़ लगा रहे हैं। और ये डीएम साहब है, ये किसी यूपी के गाँव में वहाँ पर उनको थप्पड़ या कुछ लगा रहे होंगे, जो भी है। कहने का अर्थ ये है कि आज हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, we need a serious upgradations of our bureaucratic personals। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसमें बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि आज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत हद तक एब्सोल्यूट हो गए हैं और उनको उनके पावर के चलते दे आर बेसिकली थिंग्स अबव द लॉ, जो वो समझने लगते हैं। गवर्नमेंट को मालूम है ये और गवर्नमेंट हैज़ बॉट दिस मिशंस एंड दिस मिशन इज मिशन कर्मयोगी टू ओवरहॉल टू चेंज द रोल ऑफ दिस ब्यूरोक्रेटिक पर्सनल्स। क्या है थोड़ा समझते हैं।
Recently, a three-member task force has been formed to help the government in bringing major bureaucratic reforms through its ambitious program मिशन कर्मयोगी। इसमें आप देखिएगा 3 मेंबर टास्क फोर्स बनाया गया है जो आगे का प्रोसेस देखेंगे। इसमें सिविल सर्वेंट्स है, इसमें उनको प्रोएक्टिव रोल के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, प्रोफेशनल एंड प्रोग्रेसिव रोल, इनर्जेटिक एंड इनेबलिंग रोल, ट्रांसपेरेंट एंड टेक इनेबल्ड, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव कामों के लिए डेवलप किया जाएगा। इस मिशन के बारे में अगर बात किया जाए तो सेंटर हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होगा मिशन कर्मयोगी, ताकि उन हमारे ब्यूरोक्रेट्स के जो कैपेसिटी है उनको बढ़ाया जा सके, उनको और ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जा सके, और ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली बनाया जा सके, ताकि वो इंसान को जो नॉर्मल सिटीजन है उनको एक रिस्पेक्ट के तौर पे देख सके। टू इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट फ्रॉम द रूल बेस्ड ट्रेनिंग टू द रोल बेस्ड ट्रेनिंग। ये पहले रटाया जो रूल होता है उस पर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसको हटा के आज रोल बेस्ड ट्रेनिंग, एक सिविल सर्वेंट्स का काम क्या होना चाहिए एक एरिया में जाकर, तो उसको उस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। The program also aims to enhance citizen experience for government services and improve availability of competent workforce. दूसरा, to effectively rule out their competency-driven missions, a specific purpose vehicles (SPV) namely कर्मयोगी भारत would be set up as a non-for-profit company। एक कंपनी बनाई जाएगी जो इस तरह के करिकुलम्स को डिजाइन करेगी, रिसर्च वगैरह देखेगी, ताकि क्या क्या चीजें और ऐड किया जा सकता है एक ट्रेनिंग में। It will set up under Section 8 of Companies Act 2013 as a 100% government owned entity। ये SPV जो होगा ये government owned entity होगा, and that will help in developing all those curriculum, all those objectives, all those digital platform जिस पर ये civil servants वगैरह ट्रेनिंग लेंगे। The SPV will be responsible for deliver and manage design, implement, enhance and manage a digital platform and infrastructure, manage and deliver competency assessment services, and manage governance of telemetry data and ensure provisions of monitoring and evaluations. The task force shall submit its recommendation on the organizational structure for the SPV, aligning its vision, mission and functions. मिशन कर्मयोगी की बात की जाए तो एम होगा it is aimed at building future ready civil services with its right attitude, skill and knowledge aligned to the vision of New India. It aims to prepare Indian civil servants for the future by making them more creative, constructive, imaginative, proactive, innovative, progressive, professional, energetic, transparent and technology enabled. Reason: at present bureaucracy is facing challenges like rule orientations, political interference, inefficiency with promotions and generalist and specialist conflict। हमेशा ये जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट कन्फ्लिक्ट कितने दिनों से चला आ रहा सिविल सर्विसेज में कि एक जर्नलिस्ट कैसे स्पेशलिस्ट से काम कर सकता है या एक स्पेशलिस्ट कैसे दूसरे फील्ड में काम कर सकता है, तो ये कुछ चीजें हैं। दूसरा, the change is to change the status quo of civil services and bring about the long pending civil services reform, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट फीचर्स क्या है इस स्कीम का? It will be a tech aided. The capacity building will be delivered through iGOT कर्मयोगी digital platform with content drawing from global best practices। दुनिया में जितने भी global best practices है सिविल सर्विसेज के लिए वहां से उसको लाया जाएगा और इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा, कवरेज: द स्कीम विल कवर 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट ऑल लेवल एंड इन्वॉल्व एन outlay of ₹510 crores over a 5-year period. Shift from rules to role: the program will support a transition from rule based to role based human resource management so that work allocations can be done by matching an official competency। एक ऑफिशियल की जो कॉम्पिटेंसी है उसके हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव्स: इवेंचुअली सर्विस मैटर्स सच एज कंफर्मेशन आफ्टर प्रोविजन पीरियड, deployment, work assignment and notification of vacancies will also be integrated into the proposed framework। तो ये हेल्प करेगा चीजों को, ई-लर्निंग वगैरह। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं इस ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए। सबसे पहला, द गवर्नमेंट हैज एंडेड हेगेमनी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। आईएएस के जो हेगेमनी थी जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंचने का, वो खत्म कर दिया गया है। तो नाउ द एपेक्स ब्यूरोक्रेटिक कैडर विथ रेस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट एट द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी में, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर कोई किसी को भी लाया जा सकता है
दूसरा, instead appointments to posts like post have been drawn from other cadres like IRS, Indian Revenue Services, Indian Account and Audit Services and Indian Economic Services से भी लाया जा सकता है किसी भी पर्सन्स को जो ऑफिसर्स कंपिटेंट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर सिर्फ IAS ही जाएगा। नेक्स्ट, सिमिलरली आज द यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो इनकरेज लेटरल इंडक्शन, लेटरल एंट्री भी चालू हो गई है। तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से कोई अच्छा प्रोफेशनल्स है उसको भी लाया जा सकता है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे। तो ये जो इनिशिएटिव है ये काफ़ी अच्छा, इसको बहुत पहले लागू करना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि एक सिस्टम जो बहुत पुराना होता है वो चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से ऑब्सोलेट हो जाता है, उसमें अगर रिफॉर्म आप नहीं कीजिएगा तो वो एक तरह से कोई काम का नहीं रहता। तो आज आम जो कुछ ऐसे इनिशिएटिव, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आज लोग देखने में मिल रहे हैं, उसके चलते लोगों का रिस्पेक्ट इस सर्विसेज के खिलाफ, सर्विसेज से उठता जा रहा है। उसको वापस लाने के लिए हमें और भी अपने ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 UNODC ने रिलीज किया है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि आज जो पैंडेमिक के टाइम में आज इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस ड्रग अब्यूज़ के लिए। क्या है समझते हैं। बाय ड्रग द रिपोर्ट रिफर्स टू सब्सटेंसेस कंट्रोल अंडर इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशंस एंड देयर नॉन मेडिकल यूज, एंड हियर द लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग COVID-19 हैज एक्सेलरेटेड ड्रग ट्रैफिकिंग यूजिंग द इंटरनेट। डेटा को एनालाइज करके मालूम चला है कि बिटवीन 2010 to 2019 द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ड्रग इंक्रीज्ड बाय 22%, and owing in parts to an increasing in the global population। ग्लोबल पॉपुलेशन का इंक्रीज भी इसका एक रीजन हो सकता है, बट पीपल ज़्यादा यूज कर रहे हैं ड्रग्स। अराउंड 275 मिलियन पीपल यूज ड्रग वर्ल्ड वाइड लास्ट ईयर, while 36 मिलियन पीपल suffered from drug use disorders। Opioid continue to account for the largest burden of diseases attributed to drug use, and a rise in the non-medical use of pharmaceutical drug was also observed during the coronavirus pandemic। Cannabis is more potent, but fewer young people see it as a harmful। In the last 24 years, cannabis potency has increased as much as 4 times in some parts, even as the percentage of adolescents who perceive the drug as harmful fell by 40%। देखिए अमेरिका में कैनबिस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसके चलते इसको ड्रग बहुत कम लोग मानते हैं और इसका आराम से यूज़ करते हैं, तो इसके चलते भी थोड़ा इसका अब्यूज़ हो रहा है। The major psychoactive constituents in cannabis is delta-9 THC is responsible for the development of mental health disorder in the long term। long term में अगर आप यूज करोगे तो ये delta-9 THC आपको इफेक्ट करता है। ये aggressive marketing of cannabis products and promotions through social media channel, ये सबसे हार्मफुल है। नेक्स्ट, वेब बेस्ड सेल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन लॉकडाउन सिचुएशन, बहुत ज़्यादा इसका वेब बेस्ड सेल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज क्रिप्टो करेंसी के चलते आज ये ट्रैक करना भी आसान नहीं रह गया, और ड्रग की सेल मेल के थ्रू और ऑनलाइन बुकिंग वगैरह होती है, तो इसके चलते भी इश्यूज होती है। तो एक्सेस टू ड्रग बढ़ गया है आज मेजर डार्क नेट के चलते। आज ये ड्रग एनुअली 315 मिलियन एनुअली ये उसका डॉलर का मार्केट है। और अगर बात किया जाए इन एशिया, चाइना एंड इंडिया आर मेनली लिंक टू शिपमेंट ऑफ ड्रग्स sold on the 19 major darknet markets analyzed over 2011 and 2020। Cannabis dominates drug transactions on dark web, and on clear web involves sale of narcotic drug and psychotropic substances and substances used in the manufacturing of synthetic drugs। तो ये कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट, रीजन फॉर इंक्रीज इन ड्रग यूज, क्यों लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। बेसिकली ड्रग ट्रैफिकर्स हैज क्विकली रिकवर्ड फ्रॉम द इनिशियल सेटबैक कॉज्ड बाय लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस एंड आर ऑपरेटिंग एट प्री पैंडेमिक लेवल वंस अगेन। दूसरा, इट इज ड्रिवन इन पार्ट्स बाय अ राइज इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी पेमेंट। टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी पेमेंट के चलते आज ट्रैक करना इजी नहीं है, जिसके चलते आराम से लोग इसको सेल या बाई करते हैं। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी होती है ड्रग ट्रांजेक्शन का, तो उसमें भी कोई ट्रेस नहीं होता है। एंड वेंडर्स बेसिकली कैट एंड माउस का रोल प्ले करते हैं, जिसमें होता क्या है कि इसको एक रिसर्च केमिकल के तौर पे ही बेचा जाता है, तो जिसके चलते हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को चकमा दिया जाता है। इसका सजेशंस क्या, सजेशन बहुत सारे हैं, जैसे कि एक तो मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट करना पड़ेगा कि ड्रग हार्मफुल नहीं होते हैं। दूसरा, अवेयरनेस को राइज करना पड़ेगा थ्रू कम्युनिकेशन एफर्ट्स। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो भी जरूरी है, उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कैपेसिटीज को। एंड जॉइंट रिस्पॉन्स बाय गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, ये जरूरी है। एंड कंटिन्यूसली अपडेटिंग साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स सो दैट इंटरनेट बेस्ड जो सर्विसेज है
उसको भी रोका जा सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो जिसको करने से शायद ये चीजें रुक सके। नेक्स्ट, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया एक वल्नरेबल रीजन में पड़ता है, क्योंकि वी आर सैंडविच्ड बिटवीन टू बिगेस्ट ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स, दैट इज एक तो गोल्डन क्रिसेंट है और दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट 3 कंट्री से मिलकर बनता है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो ओपियोइड प्रोड्यूसिंग रीजन है। और इधर में है जो बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम। तो ये कुछ गोल्डन ट्रायंगल बनता है, उसके बीच में हम पड़ते हैं। तो जिसके चलते वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस ऑल दिस स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। India is vulnerable to trafficking of narcotic as it is sandwiched between the golden crescent and the golden triangle and the major opium producing region in this world. ये important है, UPSC पूछ सकता है। दूसरा, the golden crescent region of the south comprises Afghanistan, Iran and Pakistan, and the golden triangle is the area where the border of Thailand and met at the confluence of the Ruak and Mekong rivers. तो ये कुछ चीजें हैं this India का positions. So that's all for today for the DNA segment. At the end हमारा one liner। सबसे पहला, नेशनल मैरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथाल। यहाँ पर लोथाल आपको याद होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथाल में। दूसरा, पीटर पैन सिंड्रोम। रिसेंटली मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस था एक पर्सन के ऊपर में, बट उसको कोर्ट ने रिलीज कर दिया एज दैट पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम पीटर पैन सिंड्रोम। ये एक तरह का सिंड्रोम, ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें लोग, इंसान बड़ा तो हो जाता है बट वो बचपनों वाला उसके अंदर में एटीट्यूड रहता है, तो वो देखने में बड़ा होता है बट होता बच्चा ही है वो। तो दैट इज द पीटर पैन सिंड्रोम। दूसरा, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंजर्व रखा है, पाकिस्तान को रिलीज नहीं किया गया है ग्रे लिस्ट से ड्यू टू कुछ पाकिस्तान ने जो भी स्टेप्स लेने थे पाकिस्तान स्टेप्स नहीं लिया है, जिसके चलते उसको अभी भी इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम इनिशिएटिव चालू हुआ है इंडिया और भूटान के बीच में। तो ये एक तरह का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जॉइंट इनिशिएटिव है एंड टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स और OECD, 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक है UNDP और दूसरा है OECD, 2 ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट इनिशिएटिव है और इसको रिसेंटली भूटान में लॉन्च किया गया है और इंडिया इज चूजन एज अ पार्टनर जुरिस्डिक्शंस, जिसमें टैक्स एक्सपर्ट्स और जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग होगा वो इंडिया करेगा। नेक्स्ट है कोविड-19 डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये रिसेंटली वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको घोषित किया गया है और कहा यह जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है थर्ड वेव का स्टार्टिंग हो। अभी भी हमारे यहाँ 49 केसेस हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, इसको कहना थर्ड वेव ये थोड़ा जल्दीबाजी होगी, बट यस डेल्टा प्लस वेरिएंट एक कंसर्न है और इसे लोगों को बहुत सेंसिटिव लेना चाहिए, क्योंकि दिस वेरिएंट कैन इंक्रीज वेरी फास्ट, स्प्रेड वेरी फास्ट। अभी हम लोग सेकेंड वेव से निकले हैं, तो हमें प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा और वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके उसे करवा लेना ज़रूरी है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रही है और एंड वी आर मेकिंग माइलस्टोन्स इन वैक्सीनेटिंग आवर पीपल्स एंड वी हैव क्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज विच इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड इन वैक्सीनेशंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं DNA के एक अलग सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट हमारे जितने भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। प्लस आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के संग जो भी UPSC और अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। शुक्रिया।